नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम के पोषण वाले भाग से संबंधित टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बायोलॉजी के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम के पोषण वाले भाग से संबंधित 80 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने इस वीडियो में पोषण से जुड़े हुए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है वो बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है। लॉन्ग चैप्टर इसलिए है दोस्तों क्योंकि उसी चैप्टर में आप लोगों को 4 भागों का अध्ययन विस्तृत रूप से करना है, जिसमें पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है उसी चैप्टर में आप लोगों को विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप करके इन 4 भागों का अध्ययन करना है, जिसमें पहला पोषण है, दूसरा श्वसन है, तीसरा परिवहन है और चौथा उत्सर्जन है। इन 4 भागों के मिलने से ही जो आप लोगों का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है वो बना हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों का पहला चैप्टर काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। मैं आप लोगों को हर एक वीडियो के अनुसार आपके जो भाग हैं पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और श्वसन वाले, उनसे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पोषण से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पर हम सभी पहले नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है जीवन को सामान्यतः किसके समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पहले आप सभी प्रश्नों को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसे समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग प्रश्न के सही ऑप्शन को बताइएगा। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन तभी कीजिएगा दोस्तों जब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से संबंधित चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है वो लिया है पोषण चैप्टर से संबंधित, पोषण भाग वाले चैप्टर से संबंधित मैंने इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने से पहले, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने से पहले, सबसे पहले आप लोगों को इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से जुड़े हुए जो चैप्टर है उसका अध्ययन करना होगा। जब आप सभी पोषण वाले भाग का अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं, उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों को पोषण से जुड़े हुए किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आपने पोषण वाले चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किया होगा तो बता सकते हैं कि पहला का कौन सा सही ऑप्शन होगा। बताइए तो पहला का सही ऑप्शन क्या होगा, बताइए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें प्रश्न को अच्छे से समझना होगा। प्रश्न में कहा गया है जीवन को सामान्यतः अर्थात जीवन को समान रूप से किसके समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक जीवन की पहचान क्या है, बताइए। एक जीवन की पहचान क्या है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी जो पूरी सृष्टि है, इस पूरे सृष्टि में 2 प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती है, जिसमें पहला है सजीव और दूसरा है निर्जीव। आप सभी जानते हैं कि सजीव वर्ग के अंतर्गत आने वाले कुल जितने भी प्राणी होते हैं वे सभी के सभी जीवित होते हैं। जीवित कहने का मतलब है उनके अंदर जीवन होता है। निर्जीव के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राणी होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी जीवन नहीं होता।
जितने भी वस्तुएं होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी जीवन नहीं होता। बात आया समझ में? तो आपको बताना है कि एक जीवन की पहचान क्या है। तो दोस्तों आपने जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में ये जाना होगा कि एक जीवन की पहचान होती है उसके पोषण से, उसके शोषण से, उसके परिचालन माध्यम से, उसके दोस्तों उत्सर्जन से और साथ ही परिवहन से। बात आया समझ में? अगर कोई प्राणी जीवित है, अगर कोई प्राणी सजीव है तो उसके अंदर दोस्तों परिवहन की क्रिया होगी, उसके अंदर दोस्तों पाचन तंत्र की क्रिया होगी, उसके अंदर दोस्तों श्वसन की क्रिया होगी और साथ ही वो जो प्राणी है वो क्या करेगा कि अपना पोषण पूरा करेगा, अपना पोषण किसी भी तरीके से पूरा करेगा। एक सजीव प्राणी की पहचान यही होती है। बात आया समझ में दोस्तों? जो प्राणी निर्जीव होते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल भी जीवन नहीं होता, उसके अंदर ये सब गुण बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। जो भी प्राणी बाबू सजीव नहीं होते हैं अर्थात जिसके अंदर जीवन नहीं होता है उसमें आप लोगों को पोषण का गुण नहीं देखा जा सकता है, अर्थात वो प्राणी बिल्कुल भी अपना पोषण पूरा नहीं कर सकता है। दूसरा है शोषण, उस प्राणी के अंदर शोषण की क्रिया नहीं होगी, उस प्राणी के अंदर परिचालन माध्यम का बिल्कुल भी जो संचरण है वो नहीं हो पाएगा, अर्थात जो परिवहन की क्रिया है वो नहीं हो पाएगा। चौथा है उत्सर्जन, उत्सर्जन की क्रिया भी उस प्राणी के अंदर नहीं हो पाएगा जो प्राणी निर्जीव होगा। तो दोस्तों सजीव की पहचान क्या हुआ यहाँ पर? सजीव की पहचान यही हुआ कि ऐसा जीव जो सक्रिय हो, बस ऐसा जीव जो सक्रिय हो। सक्रिय कहने का मतलब स का मतलब हुआ सक्षम, क्रिया का मतलब हुआ काम, क्रिया का मतलब यहाँ पर सक्रिय है ना, तो क्रिया का अर्थ हो गया क्रिया, क्रिया का अर्थ हो गया क्रिया और स का अर्थ हो गया सक्षम। जो भी जीव अपनी क्रियाएं करने में सक्षम है उसी को कहेंगे सजीव। एक सजीव प्राणी की पहचान यही होती है। बात आया समझ में? इसीलिए पहला का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत वैसे जीवों को शामिल किया जाता है जिसके अंदर जीवन होता है, जिसके अंदर प्राण होता है। जो जीव अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हीं प्राणियों को जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। जिन प्राणियों के अंदर बिल्कुल भी अनुरक्षण का कार्य नहीं होता, जिन प्राणियों के अंदर जीवन नहीं होता, जो प्राणी बिल्कुल भी उत्सर्जन की क्रिया नहीं करते, पोषण की क्रिया नहीं करते, शोषण की क्रिया नहीं करते, जिन प्राणियों के अंदर परिवहन की क्रिया नहीं होती, उन्हें बिल्कुल भी दोस्तों जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। जैव प्रक्रम वाले प्राणियों की पहचान किसके आधार पर की जाती है? तो दोस्तों पोषण के आधार पर, शोषण के आधार पर, परिवहन के आधार पर और उत्सर्जन के आधार पर। एक सजीव प्राणी की पहचान यही है। अगर कोई प्राणी सजीव है तो उसके अंदर ये चार क्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। बात आया समझ में? तो यहाँ पर हमारा सही जो आंसर होगा बाबू वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। सक्रिय गुणों के रूप में जो सजीव प्राणी होगा वो क्या करेगा? अपने सक्रिय क्रियाओं को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, अपने क्रियाओं को करने में सक्षम होगा। तो इसलिए पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप समझ पाए। अब आइए बात करते हैं 2 नंबर के सवाल में। इसी कारण दोस्तों आप लोगों को जैव प्रक्रम के बारे में बताया जाता है कि आप सबसे पहले पोषण को जानिए, उसके बाद आप शोषण को जानिए, उसके बाद आप परिवहन को जानिए और उसके बाद आप उत्सर्जन को जानिए। और इस प्रकार से आपका जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है वो लंबा हो जाता है, वो लॉन्ग हो जाता है। लॉन्ग केवल देखने के लिए है। अगर दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से उस चैप्टर का अध्ययन करते हैं तो वो चैप्टर बिल्कुल भी आप लोगों को बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने अपने चैनल पर पढ़ा चुका है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसका नाम होगा जैव प्रक्रम। अगर आप उसमें बाबू एंटर करते हैं तो आप लोगों को शुरू से लेकर उत्सर्जन तक सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो भी नंबर बाय नंबर से, स्टेप बाय स्टेप। और आप क्या कर सकते हैं? आप नोट्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप लोगों को अलग से कोई नोट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो भी लिखवाया है आप लोगों के लिए उसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? अपना नोट्स भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं 2 नंबर के सवाल में।
दोस्तों 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जीवधारी में पाई जाती है? बताइए तो इन चारों में से कौन सी क्रिया जीवधारी में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ऊर्जा निर्माण, गति और प्रतिक्रिया, विघटन या निष्क्रियता। तो सही आंसर क्या होगा? 2 का सही आंसर होगा दोस्तों गति और प्रतिक्रिया। गति और प्रतिक्रिया वाली दोस्तों जो गुण है वो जीवधारियों के अंतर्गत पाया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो जीव होते हैं वो गति कर सकते हैं, ठीक है, जीवों के अंदर गति करने की क्षमता होती है। और बात करें यहाँ पर हम लोग दोस्तों उनके शरीर के आंतरिक गति का, तो उनके शरीर के आंतरिक क्षेत्र में भी गति होता है। जैसे कि हम रक्त का ले लें, लासिका का ले लें, तो दोस्तों लासिका का भी संचार होता है और रक्त का भी संचार होता है। अर्थात अगर कोई सजीव प्राणी गति ना भी करे, अगर बाहरी गति प्रदर्शित ना भी करे, तो उसके शरीर के अंदर गतियाँ जो होती हैं वो चलती रहती हैं। अगर हम बात करें हृदय के धड़कन का, तो दोस्तों हृदय भी क्या करती है? बराबर लगातार वो गति करती रहती है। बात आया समझ में? तो देखिए इसमें गति और प्रतिक्रिया वाला गुण जीवधारी में पाया जाता है, इसलिए 2 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल भी आप लोग ऊर्जा निर्माण, विघटन, निष्क्रियता इसे नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 3 नंबर के सवाल में। यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो सवाल है आपके सामने, इसमें आप लोगों से कहा गया है जैव वैज्ञानिक किस बात की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं? बताइए तो। कर रहे हैं ना, करते हैं। कहा गया है जैव वैज्ञानिक किस बात की पहचान करने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बताइए तो। आपके ऑप्शन है यहाँ पर किस पदार्थ में सबसे अधिक कार्बन होता है, कौन सा पदार्थ रंगीन होता है, सजीव और निर्जीव में अंतर के गुण, या फिर जल की संरचना। तीसरा का सही आंसर क्या होगा? तीसरा का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सजीव और निर्जीव में अंतर के गुण। जैव वैज्ञानिक सजीव और निर्जीव के अंतर के गुण की पहचान करने का प्रयास करते रहे हैं। अर्थात दोस्तों वो बराबर ऐसी क्रियाएं करते रहे हैं जिससे कि ये पहचाना जा सके कि कौन सा प्राणी सजीव होगा और कौन सा प्राणी निर्जीव होगा। अर्थात किन प्राणियों को सजीव के अंतर्गत रखा जाएगा और किन प्राणियों को निर्जीव के अंतर्गत रखा जाएगा। बात आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर आप लोगों का तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है 4 नंबर में दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कौन से तत्व सजीव एवं निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं? बताइए ऐसे वो कौन से तत्व है जो कि सजीव और निर्जीव इन दोनों में ही पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है जिंक, तांबा, पारा, सल्फर, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या फिर सोना, चांदी, पारा। तो सही आंसर 4 का क्या होगा? 4 का सही आंसर होगा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। दोस्तों ये चारों तत्व सजीव एवं निर्जीव ये दोनों में ही पाए जाते हैं, इसलिए 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी याद रखेंगे जब ये चारों तत्व सजीव एवं निर्जीव दोनों में ही पाए जाते हैं तो हम इसके आधार पर बिल्कुल भी सजीव और निर्जीव का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। बात है समझ में? आइए 5 नंबर के सवाल पर आते हैं दोस्तों। 5वां सवाल है ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो दोस्तों यह बताता है कि ऊर्जा का रूप बदला जा सकता है। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है, आप सभी जानते भी होंगे। तो यहाँ पर 5 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा अपने स्वरूप को ढालता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर में दोस्तों। यहाँ पर देखिए 6 नंबर सवाल में कहा गया है सजीव और निर्जीव में अंतर किस आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है? बताइए सजीव और निर्जीव में अंतर किस आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है? भार के आधार पर? बिल्कुल भी नहीं। गति के आधार पर? बिल्कुल भी नहीं। परमाणुओं के अद्वितीय संगठन के आधार पर? हाँ, परमाणुओं के अद्वितीय संगठन के आधार पर ही हम सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, इसलिए 6 का सही आंसर क्या होगा बाबू?
तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार से दोस्तों, जिस प्रकार से निर्जीव पदार्थों का, जैसे कि वस्तु हो गया, ठीक है, जैसे कि वस्तु में बाबू पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, पर्वत हो गया, आप समझ सकते हैं जो भी निर्जीव पदार्थ हैं, जिस प्रकार से निर्जीव पदार्थों का निर्माण सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणुओं के मिलने से हुआ है, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों सजीव का निर्माण सबसे सूक्ष्मतम कण कोशिका के मिलने से हुआ है, अर्थात कोशिकाओं के संयोजन से हुआ है। लेकिन बात करें परमाणु और कोशिका का, तो दोस्तों जो परमाणु होते हैं वो निर्जीव होते हैं, ठीक है, वस्तुओं के जो परमाणु होते हैं वो निर्जीव होते हैं, उनके अंदर कोई जीवन नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें किसी जीव के कोशिका का, तो दोस्तों किसी जीव के कोशिका के अंदर जीवन होता है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है। कोशिका के अंदर दोस्तों केंद्रक और कोशिका द्रव्य ये दोनों ही होते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य होने के कारण ही कोई कोशिका क्या होती है, तो दोस्तों कोई कोशिका जीव द्रव्य के रूप में जानी जाती है। लेकिन ऐसा आप लोगों को परमाणु के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि परमाणु के अंदर आपको नाभिक मिलेंगे, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन कोई भी उसमें आप लोगों को सजीव कोशिकांग नहीं मिलेंगे। तो इस आधार पर सजीव और निर्जीव का हम क्या कर सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। बताया समझ में। अगर कोई सजीव प्राणी मर जाता है, अर्थात जब वो अपना जीवन त्याग देता है, तो दोस्तों वो प्राणी जैव प्रक्रम से अलग हो जाता है। अगर आप उस प्राणी के कोशिका को देखिएगा तो उसकी कोशिकाएं भी मृत हो जाएंगी, मर जाएंगी, उनकी कोशिकाएं बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। बात आया समझ में। लेकिन सजीव प्राणियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, वो काम करती हैं, और कोशिका के अंदर ही सजीवों के ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, आप ये जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सजीवों में पाए जाने वाले बृहत अणु कहलाते हैं। सजीवों में पाए जाने वाले बृहत अणु क्या कहलाते हैं, बताइए। बृहत सबसे बड़ा अणु क्या कहलाते हैं, तो सही आंसर यहाँ पर 7 का हो जाएगा दोस्तों, मैक्रोमोलिक्यूल। याद रखेंगे, सजीवों में पाए जाने वाले बृहत अणु मैक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं, इसलिए 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर में, इनमें से कौन सा बृहत अणु नहीं है। इनमें से कौन बृहत अणु नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का क्या होगा बाबू, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल भी बृहत अणु नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का, तो ये बृहत अणु है, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल भी बृहत अणु नहीं है। बात आया समझ में। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें 9 नंबर के सवाल में, तो इसमें कहा गया है जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि जैव प्रक्रम उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत, अर्थात जैव प्रक्रम एक ऐसी क्रिया है सजीवों में होने वाली जिसके कारण सजीव जीवित होते हैं, अपने अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अपने अनुरक्षण की क्रियाओं को संपादित करते हैं। कोई भी जीव अगर अपने अनुरक्षण की क्रियाओं को संपादित कर रहा है तो वो जीव कहीं ना कहीं किस प्रक्रम के अंतर्गत आएगा, वो जीव जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा, अर्थात वैसा प्रक्रम जिसके कारण जीव अपने अनुरक्षण की क्रियाएं संपादित करते हैं उसी को जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, सजीवों में चल रही गतिशील क्रियाओं के समन्वय को, सजीवों में चल रही गतिशील क्रियाओं के समन्वय को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे कि सांस का लेना, ठीक है, हृदय का धड़कना, शरीर में रक्त का संचार होना, उत्सर्जन की क्रिया होना, शरीर में उपापचयी पदार्थों का निर्माण होना, ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये सब गतिशील क्रियाओं के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर में, इसमें देखिए क्या कहा गया है। 10 नंबर सवाल में आप लोगों से बाबू पूछा गया है, सजीवों में जैव प्रक्रमों के लिए कौन से कार्बनिक यौगिक कार्य करते हैं, बताइए। सजीवों में जैव प्रक्रमों के लिए कौन से कार्बनिक यौगिक कार्य करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का सही आंसर होगा हार्मोन एवं एंजाइम। हार्मोन एवं एंजाइम ही कार्बनिक यौगिक का कार्य करते हैं। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। हर एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन प्रश्नों के बारे
बारे में जानते भी नहीं होंगे। आइए 11 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है जैव प्रक्रमों की सहायता से सजीव शरीर में क्या बनता है? बताइए तो जैव प्रक्रमों की सहायता से सजीव शरीर में क्या बनता है? तो सही आंसर होगा गतिशील तंत्र। क्या बनता है? गतिशील तंत्र। सजीव के अंदर जो भी दोस्तों आप लोगों को तंत्र दिखाई देते हैं वे सभी के सभी तंत्र कैसे होते हैं? तो गतिशील। चाहे दोस्तों आप परिसंचरण तंत्र ले लीजिए, चाहे आप पाचन तंत्र ले लीजिए, चाहे आप श्वसन तंत्र ले लीजिए, चाहे आप उत्सर्जन तंत्र ले लीजिए, ये सभी के सभी तंत्र कैसे होते हैं? तो गतिशील होते हैं, अर्थात क्रियाशील होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, बिल्कुल भी दोस्तों अस्थायी नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। बात आया समझ में? तो सही आंसर क्या होगा 11 का बाबू? 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पाचन तंत्र को देखिएगा तो पाचन तंत्र के अंग भी काम करते हैं। परिसंचरण तंत्र को देखिएगा तो परिसंचरण तंत्र के अंग भी काम करते हैं। उत्सर्जन तंत्र को देखिएगा तो उत्सर्जन तंत्र के अंग भी काम करते हैं। भले आप काम करें चाहे ना करें, आप भले दोस्तों कोई क्रिया करें या ना करें, आपके शरीर के अंदर जो तंत्र है वो काम करते हैं 24 घंटा। ठीक है, आगे जो प्रश्न है 12 नंबर में, इसमें आप लोगों से कहा गया है कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए ऑप्शन पर आते हैं। आपका पहला ऑप्शन है सजीवों में कोई जैव प्रक्रम नहीं होता। ठीक है, ये तो गलत है भैया, सजीवों में जैव प्रक्रम होता है। बोला है कौन सा कथन सत्य है? जैव प्रक्रम केवल वनस्पतियों में होता है? नहीं, सजीवों में भी होता है। वनस्पति कहने का मतलब पादप यानी कि पेड़ पौधा। तो दोस्तों जिस प्रकार से जैव प्रक्रम वनस्पतियों में होता है उसी प्रकार से जैव प्रक्रम जीवों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है। ऐसा नहीं कि केवल वनस्पतियों में ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है जैव प्रक्रम जीवन के लिए आवश्यक होता है। तो बहुत ही दोस्तों ये सही है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जैव प्रक्रम जीवन के लिए आवश्यक है, जीने के लिए आवश्यक है, जीवन की क्रियाओं को संपादित करने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कौन? तो जैव प्रक्रम। तो सही आंसर 12 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों पादप हो या जंतु हो, दोनों जगत को ही जीवित रहने के लिए जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ पाए कि जीवन के लिए आवश्यक कौन होता है? तो जैव प्रक्रम होता है। बात आया समझ में? आइए 13 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है जीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? जीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो अनुरक्षण का कार्य करना। आप सभी को पता होगा जीवों का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है अनुरक्षण का कार्य करना। यहाँ पर 13 का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुरक्षण कार्य का निरंतर चलना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें 14 नंबर के सवाल में, एक सेकेंड आप सभी, यहाँ पर 14 नंबर के सवाल में चलिए आते हैं। इसमें बोला गया है अनुरक्षण कार्य किस समय भी होता रहता है? बताइए, अनुरक्षण कार्य किस समय भी होता रहता है? अनुरक्षण कार्य का मतलब समझ रहे हैं? अनुरक्षण कार्य कहने का मतलब जैसे कि पाचन का होना, उत्सर्जन क्रिया का होना, श्वसन का संपादित होना, ठीक है, श्वसन क्रिया का संपादित होना, ये सभी अनुरक्षण के कार्य होते हैं। बात है समझ में? जीवों के द्वारा चलना, जीवों के द्वारा सांस लेना, जीवों के द्वारा देखना, जीवों के द्वारा बोलना, ये सब अनुरक्षण के ही कार्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है अनुरक्षण कार्य किस समय भी होता रहता है। तो जब हम सो रहे होते हैं, हम जब कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं अपने शरीर से, तो दोस्तों उस समय भी अनुरक्षण कार्य हो रहा होता है। हमारे शरीर के अंदर अनुरक्षण की जो क्रियाएं होती हैं वो हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सोने के बाद वे क्रियाएं भी सो जाती है अर्थात रुक जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय भी हमारे शरीर के अंदर के जो तंत्र होते हैं वो अपना काम करते हैं, अर्थात जो अनुरक्षण की क्रियाएं होती हैं वो संपादित होती रहती हैं। बात है समझ में? तो 14 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 15 नंबर, इसमें आने का प्रयास करते हैं। अगर देखिए अगर कोई निर्जीव कोई वस्तु है, कोई भी अगर निर्जीव वस्तु है तो वो तभी काम करेगा जब उसे कोई काम करवाएगा उससे। जैसे कि मानकर चलते हैं साइकिल है, तो साइकिल तभी तक वर्क करेगा जब तक आप साइकिल को चलाइएगा।
ठीक है। जब तक आप साइकिल को चलाइएगा तभी तक वो चलेगा। जैसे ही आप साइकिल से उतर जाएंगे तो साइकिल नहीं चलेगा। कार तभी तक काम करेगा जब तक आप कार को चलाइएगा और जब तक कार में पेट्रोल होगा तभी तक काम करेगा। जैसे ही आप कार से बाहर निकलते हैं तो कार बिल्कुल भी चलेगा नहीं। इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पर किसी मशीन का, देखिए पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, जितने भी आप आधुनिक मशीन देख रहे हैं ये तभी तक काम करेंगे जब तक इनको करंट मिलेगा, यानी कि बिजली मिलेगा। जैसे ही बिजली बंद होगा ये काम करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सजीव प्राणियों का, तो दोस्तों उनके अंदर की क्रियाएं बिल्कुल भी बंद नहीं होगी, वे क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। ठीक है, इसी के आधार पर एक सजीव का निर्जीव में अंतर स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट किया जाता है इसी के आधार पर। 15 नंबर सवाल में आए तो कहा गया है जैव प्रक्रमों के संचालन के लिए क्या आवश्यक होता है। बताइए, जैव प्रक्रमों के संचालन के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रकाश, ऊर्जा, तापमान या जल? बताइए। तो ऊर्जा जैव प्रक्रमों के संचालन के लिए ऊर्जा आवश्यक होता है। दोस्तों अगर किसी जीव को ऊर्जा ना मिले तो वो जीव बिल्कुल भी जीवित नहीं हो पाएगा। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं संपादित हो रही हैं, ये सभी के सभी क्रियाएं ऊर्जा के कारण ही संपादित हो रही हैं। हम जो भी भोजन करते हैं, भोजन के कारण हमें जिन पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है उन पोषक तत्वों से पोषण हमें मिलता है, अर्थात हमारा पोषण पूरा होता है और उसी पोषण से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा के कारण ही हमारे शरीर का विकास होता है, हमारे शरीर की क्रियाएं संपादित होती हैं और हमारे शरीर के अंदर जितने भी तंत्र हैं वो अच्छे से काम करते हैं। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ना हो तो धीरे धीरे हमारे शरीर की जो क्रियाएं होंगी वो काम करना बंद कर देंगी और अंत में हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का होगा ऊर्जा, याद रखेंगे। ठीक है, जैव प्रक्रमों के संचालन के लिए क्या आवश्यक है? तो ऊर्जा आवश्यक है, ऊर्जा, याद रखेंगे। और यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है? यह ऊर्जा मिलती है भोजन से। इसलिए हर एक जीव को जीने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो भोजन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, पोषण के कारण ही श्वसन पूरा होता है, श्वसन के कारण ही परिवहन पूरा होता है और परिवहन के कारण ही उत्सर्जन की क्रिया पूरा होता है। ये चारों के चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इन चारों में से कोई भी एक गड़बड़ाया तो बिल्कुल भी हमारे शरीर जो होगा, बिल्कुल भी हमारा जो शरीर होगा वो काम नहीं करेगा। ठीक है, हमारे शरीर की जो गतिविधि होगी वो दोस्तों गड़बड़ा जाएगी। बताया समझ में? चलिए, यहाँ पर 16 नंबर के सवाल में कहा गया है जैव ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जैव ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताना है। पृथ्वी है, वायु है, सूर्य है, चंद्रमा है। तो जैव ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो है सूर्य। क्या है? सूर्य। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे, सूर्य ही जैव ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके दोस्तों वो क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं और उसी ऑक्सीजन गैस से जो जीव होते हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन गैस का प्रयोग जीवित रहने के लिए करते हैं। बताया समझ में? तो कहीं ना कहीं जैव ऊर्जा के लिए जो मुख्य स्रोत है वो कौन है? तो सूर्य। अगर सूर्य ना रहा तो पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी दोस्तों आप वृक्ष देख रहे हैं, जितने भी आप पादप वृक्ष देख रहे हैं, आप जो भी आप वृक्ष देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये सब के सब मिट जाएंगे। ठीक है, ये सभी के सब अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेंगे और जैसे ही इस पृथ्वी पर से पेड़ पौधों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पेड़ पौधे मिट जाएंगे, वृक्ष खत्म हो जाएंगे, तो इस संसार में, इस धरती पर रहने वाले जितने भी जीव प्राणी हैं वे सभी भी मिट जाएंगे, उन सभी का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सूर्य को याद रखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें 17 नंबर के सवाल में तो कहा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे किसका निर्माण करते हैं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। 17 का सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जो कि मंड के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में? तो मंड के रूप में संचित रहता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर में,
इसमें कहा गया है आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? बताइए, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोज पदार्थों के द्वारा। भोज पदार्थों के द्वारा होता है आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण, भोज पदार्थों के द्वारा होता है, क्योंकि भोज पदार्थों से ही जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो 18 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किस बात को बताता है? ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किस बात को बताता है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदलकर बिखर जाता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है वो संबंधित है ऊर्जा का कुछ भाग का ऊष्मा में परिवर्तन से। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। 20 नंबर सवाल में कहा गया है, जीवन को ऊष्मागतिकी के नियमों के विरुद्ध क्या माना गया है? जीवन को ऊष्मागतिकी के नियमों के विरुद्ध क्या माना गया है जी? एक निर्माण, एक संघर्ष, एक खेल या एक प्रक्रिया। तो सही आंसर होगा 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक संघर्ष। जीवन को ऊष्मागतिकी के नियमों के विरुद्ध एक संघर्ष माना गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, जब जीव भोज पदार्थ ग्रहण करना बंद कर देता है तब क्या होता है? बताइए तो। जब जीव भोज पदार्थ ग्रहण करना बंद कर देता है तब वह जल पीता है, ऊर्जा का उत्पादन बढ़ता है, रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाता है, या वह ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो जाहिर से दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाता है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जब भी जीव भोज पदार्थ ग्रहण करना बंद कर देता है तो रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाता है, और रासायनिक ऊर्जा से ही हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब कोई भोज पदार्थ जीव नहीं बाबू, अगर कोई प्राणी भोजन नहीं करेगा, भोज पदार्थ प्राप्त नहीं करेगा, तो ऐसे में उसके शरीर में होने वाले जो रासायनिक क्रिया हैं वो काम करना बंद कर देंगे, और धीरे धीरे उसका जो शरीर होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर होकर दोस्तों वो मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर संचालित होने वाली कुल जितनी भी गतिविधियाँ हैं वे सभी के सभी गतिविधियाँ मंद पड़ जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इस स्थिति में जीव की मृत्यु भी हो सकती है। बात आया समझ में? ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, सभी जीवधारी किनसे बने होते हैं? सभी जीवधारी किनसे बने होते हैं? तो कोशिकाओं से। सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं से निर्माण होता है ऊतक का, ऊतक से निर्माण होता है अंग का। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी याद रखेंगे। और अंग से निर्माण होता है किसका? तो अंग से निर्माण होता है जीवों के शरीर का। ठीक है, 23 नंबर सवाल है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। 23 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को वही कहा जाता है, क्योंकि जीव द्रव्य में ही ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जीव द्रव्य में ही ऊर्जा का उत्पादन होता है, और उसी ऊर्जा से हम जीवित रहते हैं, उसी ऊर्जा से हम काम करते हैं, उसी ऊर्जा से हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होता है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवों के जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो सही आंसर 23 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 24 नंबर में दोस्तों, इसमें कहा गया है, एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बताइए तो। एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक। एक जैसे कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है ऊतक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर में, शरीर के भीतर हो रहे सभी जैव रासायनिक प्रक्रमों को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा उपापचय। उपापचय कहा जाता है दोस्तों। 25 का राइट आंसर क्या होगा? उपापचय नहीं, 25 का सही आंसर होगा आनुवांशिकता होगा। यहाँ पर आनुवांशिकता होगा, उपापचय नहीं होगा। क्या बोला है? शरीर के भीतर हो रहे सभी जैव रासायनिक प्रक्रमों को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपापचय नहीं कहा जाता है। बात है समझ में? आइए
26 नंबर सवाल में कहा गया है वृद्धि की प्रक्रिया में जीव क्या करता है। वृद्धि की प्रक्रिया में जीव क्या करता है? तो दोस्तों शारीरिक वृद्धि ना, शारीरिक वृद्धि की प्रक्रिया में जीव आकार, आयतन एवं वजन में परिवर्तन करता है। अर्थात जीव के आकार में परिवर्तन होता है, उसके आयतन में परिवर्तन होता है और साथ ही उसके वजन में भी परिवर्तन होता है। तो 26 का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकार, आयतन एवं वजन बढ़ता है वृद्धि की प्रक्रिया में। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति करता है। वृद्धि की प्रक्रिया में जीव क्या करता है? भोजन करता है, ऊर्जा बनाता है, गति करता है, आकार, आयतन एवं वजन बढ़ाता है। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। वृद्धि की प्रक्रिया में जीव क्या करता है, यही प्रश्न है ना। वृद्धि की प्रक्रिया में जीव क्या करता है? वृद्धि की प्रक्रिया में जीव क्या करता है? तो गति करता है, ले लीजिए, गति करता है। सब आ जाएंगे इसी में, ठीक है। आकार, आयतन, वजन ये सब गति में ही आ जाएगा। गति करता है। वृद्धि की प्रक्रिया में जीव क्या करता है? गति करता है। शारीरिक बाबू गति करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 27 नंबर सवाल में आते हैं, मृत्यु किस कारण होती है? बताइए तो मृत्यु किस कारण होती है? बताइए तो मृत्यु किस कारण होती है? तो दोस्तों जैव प्रक्रम रुकने से, जैव प्रक्रम रुकने से मृत्यु हो जाती है, इसलिए 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी याद रखेंगे। जैव प्रक्रम कहने का मतलब अनुरक्षण क्रियाएं, ठीक है। जब उत्सर्जन की क्रिया, परिवहन की क्रिया, शोषण की क्रिया और साथ ही दोस्तों पोषण की क्रिया रुक जाएंगी तो ऐसे में जीव की मृत्यु हो जाएगी। बात है समझ में? यानी कि जीव के मृत्यु हो जाने के बाद ये क्रियाएं रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करना, ठीक है। ऊर्जा से हमारे शरीर को शक्ति मिलता है और पोषक तत्व से हमारे शरीर में वृद्धि होता है, ठीक है। पोषक तत्व से हमारे शरीर में वृद्धि होता है, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो अच्छे से संपादित होती हैं। बात है समझ में? तो पोषण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। 29 नंबर सवाल में कहा गया है, एक कोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण के लिए क्या होता है? बताइए। एक कोशिकीय, जिनका बाबू शरीर केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हीं जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर, एक कोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण के लिए क्या होता है? विशेष अंग होते हैं, मुंह होता है, पूरी सतह पर्यावरण से संपर्क करती है या फिर यकृत होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो दोस्तों एक ही कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीवों का शरीर एक ही प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से बनता है और उनका पूरा का पूरा जो शरीर होता है वो वातावरण के संपर्क में रहता है, अर्थात पर्यावरण के संपर्क में रहता है। तो दोस्तों पर्यावरण के संपर्क में रहने के कारण ही जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि भोजन ग्रहण के लिए, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि भोजन ग्रहण करने के लिए वातावरण की सहायता लेते हैं। बात है समझ में? वातावरण की सहायता लेते हैं क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो शरीर होता है वो वातावरण के संपर्क में रहता है। वातावरण के संपर्क में रहने के कारण ही एक कोशिकीय जीवों को भोजन करने में ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बात आया समझ में? अगर एक कोशिकीय जीवों का मुंह ना भी हो, उनके पास खाने के लिए मुख ना भी हो, तो भी बाबू उन्हें भोजन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। वो विसरण क्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं? भोजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 29 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, पूरी सतह पर्यावरण से संपर्क करती है। यहाँ पर जानते हैं आप लोग क्या करना बाबू? यहाँ पर 29 के लिए आप लोग यहाँ पर ले लेना ये वाला दोस्तों आप लोग ऑप्शन ले लेना। देखिए ऐसा ये गलत नहीं है, मैंने जो आप लोगों को बताया ना कि एक कोशिकीय जीवों का शरीर वातावरण के संपर्क में रहता है लेकिन बहुकोशिकीय जीवों का शरीर वातावरण के संपर्क में नहीं रहता। तो दोस्तों ये बात 100% सही है क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों की संरचना बहुत ही जटिल होती है। बहुकोशिकीय जीवों के शरीर का निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है, जबकि एक कोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों एक कोशिकीय जीवों के भोजन के लिए, ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में भोजन को ग्रहण करने के लिए इनके पास एक विशेष अंग होते हैं। विशेष अंगों के माध्यम से ही, विशेष अंग के माध्यम से ही ये पर्यावरण के संपर्क में होने के कारण भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर विशेष अंग आप लोग ले लेना, एककोशिकीय जीव अपने विशेष अंग के कारण पर्यावरण के संपर्क में होने के फलस्वरूप भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये वाला मत लेना, पूरी सतह पर्यावरण से संपर्क करती है, नहीं, आप लोग विशेष अंग होते हैं उसे ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें क्या बोला गया है, बहुकोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण के लिए क्या आवश्यक होता है। बहुकोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण के लिए क्या आवश्यक होता है, पूरा शरीर, अधिक जल, विशेष अंग, केवल ऑक्सीजन। तो इसमें भी होगा विशेष अंग। 30 का राइट आंसर क्या होगा, 30 का राइट आंसर होगा बाबू पूरा शरीर ले लो, विशेष अंग क्या, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुकोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण के लिए क्या आवश्यक होता है, पूरा शरीर, पूरा शरीर दोस्तों, पूरा शरीर, क्योंकि पूरे शरीर में जो भी तंत्र हैं, पूरे शरीर में जितने भी तंत्र हैं वे सभी के सभी तंत्र भोजन के लिए ही काम करते हैं, भोजन को पचाने के लिए ही काम करते हैं, पचने के बाद जो पदार्थ बनता है उसके लिए काम करते हैं। तो पूरा शरीर ही भोजन के लिए कार्य करता है, किन जीवों का, तो बहुकोशिकीय जीवों का। तो राइट आंसर यहाँ पर 30 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 नंबर सवाल है, श्वसन क्रिया का उद्देश्य क्या होता है। श्वसन क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, तो ऊर्जा को प्राप्त करना। 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा ना, ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन क्रिया का उद्देश्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना, क्योंकि श्वसन क्रिया के कारण ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बताया समझ में। भोजन बनाना होगा क्या, भोजन बनाना नहीं, यही होगा ऊर्जा प्राप्त करना। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे, ऊर्जा प्राप्त करना। 32 नंबर सवाल में आते हैं, एककोशिकीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान किस विधि से होता है। तो सही आंसर होगा विसरण, विसरण विधि से। 32 का राइट आंसर क्या होगा, तो बाबू 32 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण विधि के द्वारा। एककोशिकीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 33 नंबर के सवाल में। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो दोस्तों अवशिष्ट या जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं ना, अवशिष्ट या फिर जो वर्ज्य यानी कि जो बेकार पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। उत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन की क्रिया दोस्तों अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने की कहलाती है, ठीक है। उत्सर्जन की क्रिया में हम अपने शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन तंत्र के द्वारा निष्कासन करते हैं, इसलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी याद रखेंगे। यहाँ पर 34 नंबर सवाल है, आंतरिक परिवहन का कार्य क्या है। आंतरिक परिवहन का कार्य बताना है। आंतरिक परिवहन का कार्य है शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। आंतरिक जो भी परिवहन है, जैसे कि रक्त हो गया, ठीक है, जैसे कि रक्त हो गया, जैसे कि हमारे शरीर का ग्रास नली हो गया, ये सब क्या है, ये सब आंतरिक परिवहन का कार्य करने वाले अंग हैं। तो दोस्तों आंतरिक परिवहन का जो कार्य होता है वो होता है शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ठीक है। शरीर में पदार्थों का नहीं, शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर सवाल में है, गति का अर्थ क्या है। गति का अर्थ होता है दोस्तों शरीर के अंगों का हिलाना, ठीक है, यही होता है गति का अर्थ। अगर शरीर के अंग हिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति गति में है। बताया समझ में। 35 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आगे चलते हैं, हम लोग 36 नंबर के प्रश्न में आने का प्रयास करते हैं। अब ये मत कहना कि सर गति में तो दौड़ना होगा, आप बोल रहे हैं शरीर के अंगों का हिलाना। तो दोस्तों देखिए, भले आप दौड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने शरीर के हाथ को हिला रहे हैं, मूड़ी को हिला रहे हैं, तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा शरीर गति में नहीं है, लेकिन आपके शरीर का जो अंग है वो तो गति में है ना। बताइए, आपका शरीर का जो अंग है वो गति में तो है, वो तो हलचल कर रहा है, उसमें तो परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि गति का अर्थ होता है हलचल करना, ठीक है, अपने स्थान दिशा में परिवर्तन करना। बताया समझ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, देखिए इसमें बोला गया है जब कोई जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसे क्या कहते हैं जी,
प्रचलन कहते हैं ना। जब कोई जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे कहते हैं प्रचलन। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी, यहाँ पर प्रचलन कहते हैं। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। गति भी आप लिख सकते हैं, जब भी कोई जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो गति में भी आ जाएगा, लेकिन प्रचलन आप ले लीजिएगा। यहाँ पर जब जीवों के द्वारा स्थान में परिवर्तन होता है, जीव प्राणियों के द्वारा स्थान में जब परिवर्तन होता है तो स्थान परिवर्तन की यह क्रिया प्रचलन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो आप सभी प्रचलन को याद रखेंगे। 37 नंबर सवाल में आइए, इसमें क्या बोला गया है? उपापचय क्या है? बताइए, उपापचय क्या है? उपापचय क्या है? तो दोस्तों उपापचय है शरीर का तापमान नियंत्रित करने की प्रक्रिया। ठीक है, उपापचय के कारण ही हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो नियंत्रित रहता है, हमारा शरीर बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ता। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37 का। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी याद रखेंगे। 37 का ऑप्शन नंबर बी, हाँ, शरीर का तापमान नियंत्रित करने की प्रक्रिया। यहाँ पर जानते हैं बाबू, आप लोग इसे मत लीजिए, एक है सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का योग, इसको ले लीजिए, इसको, ये करेक्ट है बाबू। सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का योग, ये बिल्कुल सही है। सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का योग है उपापचय। क्या है? उपापचय। अगर उत्सर्जन की क्रिया हो रही है तो भी उपापचय है, श्वसन की क्रिया हो रही है तो भी उपापचय है, अगर पाचन तंत्र की क्रिया हो रही है तो भी उपापचय है, अगर दोस्तों ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो भी उपापचय है, परिवहन की क्रिया हो रही है तो भी उपापचय है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का योग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये ना कि बी, सी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 38 नंबर में, जीवन चक्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों जन्म से मृत्यु तक की अवधि को ही जीवन चक्र कहा जाता है। जन्म से मृत्यु तक की अवधि को क्या कहा जाता है? जीवन चक्र कहा जाता है। तो 38 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी याद रखेंगे। 39 नंबर सवाल में कहा गया है, प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रजनन, रिप्रोडक्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है जी? रिप्रोडक्शन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो होता है नई पीढ़ी उत्पन्न करना। क्या करना? नई पीढ़ी उत्पन्न करना, अपने जैसे वंशज को आगे बढ़ाना। तो सही आंसर होगा 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। 40 नंबर सवाल में आए तो कहा गया है सजीवों और निर्जीवों में प्रमुख अंतर इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा बताइए? प्रमुख अंतर बताना है। सजीवों में वृद्धि नहीं होती, होता है भाई। निर्जीवों में कोशिकीय संगठन होता है, बिल्कुल नहीं होता। सजीवों में जीवन चक्र होता है, हाँ, सजीवों में जीवन चक्र होता है। निर्जीव दोस्तों कभी मरते नहीं है, पहाड़ कभी मरते नहीं है, टूट जाएंगे, टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे, लेकिन मरेंगे कभी भी नहीं। लेकिन सजीव प्राणियों को एक न एक दिन मरना होता है, अपना शरीर छोड़ना होता है। ठीक है, तो एक प्रमुख अंतर क्या हो जाएगा? तो जीवन चक्र वाला। ठीक है, तो सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। 41 नंबर सवाल में आए तो कहा गया है सजीव पदार्थों में उपस्थित रासायनिक पदार्थों का संयोजन किस रूप में होता है? सजीव पदार्थों में उपस्थित रासायनिक पदार्थों का संयोजन किस रूप में होता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर 41 का हो जाएगा हमारा जटिल और अनूठे रूप में। किस रूप में? जटिल और अनूठे रूप में, जिसे समझ पाना बहुत ही दोस्तों मुश्किल है। ठीक, लेकिन वैज्ञानिकों ने दोस्तों अच्छे से समझा भी है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों उन्होंने समझा नहीं है। अगर नहीं समझा होता तो हम बिल्कुल भी आज बायोलॉजी नहीं पढ़ पाते हैं या फिर अपने आंतरिक अंगों के बारे में नहीं जान पाते हैं। यहाँ पर 42 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है कोशिका में उपस्थित किस पदार्थ को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को यानी कि प्रोटोप्लाज्म को। 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। किसी प्राणी का जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मिलने से बनता है, आप सभी याद रखेंगे। 43 नंबर सवाल में आए तो दोस्तों कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गुण केवल सजीवों में पाया जाता है? तो दोस्तों सजीवों में पाया जाने वाला जो गुण है वो है श्वसन। आपको बिल्कुल भी निर्जीवों में श्वसन की क्रिया देखने को नहीं मिलेगी। निर्जीवों में आप अपघटन की क्रिया देख सकते हैं, ऊष्मा की क्रिया देख सकते हैं, दबाव की क्रिया देख सकते हैं, लेकिन श्वसन की क्रिया नहीं देख सकते हैं। श्वसन की क्रिया आपको केवल और केवल सजीव प्राणियों में ही देखने को मिलेगी। इसलिए सही आंसर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए, आप सभी याद रखेंगे। 44 नंबर सवाल में अगर चलें तो इसमें कहा गया है कौन सा पदार्थ सजीवों और निर्जीवों दोनों में पाया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए?
देखिए हार्मोन जो होते हैं और जो एंजाइम होते हैं, ये दो ठो आप जो देख रहे हैं ना, हार्मोन और एंजाइम, ये दोनों को दोनों, और कार्बन, कार्बन भी दोस्तों, कार्बन, हार्मोन, कार्बन, एंजाइम, ये तीनों को तीनों, कार्बन छोड़ दीजिए, कार्बन दोस्तों अभी छोड़ दीजिए, हार्मोन, एंजाइम, ये दोनों को दोनों दोस्तों केवल और केवल सजीवों में ही पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन और कार्बन का, तो दोस्तों प्रोटीन और कार्बन निर्जीव, प्रोटीन और कार्बन, देखिए इसको छोड़िए ना, अगर हम बात करें निर्जीवों का, तो निर्जीवों में हार्मोन और एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो 44 के लिए जो सही आंसर होगा हमारा, वो होगा कार्बन। कौन सा पदार्थ सजीवों और निर्जीवों दोनों में पाया जाता है? तो कार्बन, कार्बन याद रखेंगे। देखिए सजीवों में केवल क्या पाया जाता है? हार्मोन और एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन भी सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में कोई आपको प्रोटीन ना देखने को मिलेगा। निर्जीव में कोई प्रोटीन देखने को मिलेगा जी? बताइए, निर्जीवों को प्रोटीन का क्या काम, विटामिन का क्या काम, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम, आप ही बताइए। दोस्तों निर्जीवों में प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, ये तीनों चीज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कार्बन का, तो कार्बन सजीव और निर्जीव इन दोनों में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी वस्तुओं का, सभी प्राणियों का निर्माण कार्बन से ही हुआ है। कार्बन हमारे प्रकृति का एक अद्वितीय तत्व है। बात आया समझ में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर सवाल है, सजीवों में विशेष प्रतिक्रिया क्षमता को क्या कहते हैं? तो प्रतिक्रिया और अनुक्रिया, प्रतिक्रिया और अनुक्रिया कहते हैं। यहाँ पर नहीं, चेतनता होगा, चेतनता। सजीवों में विशेष प्रतिक्रिया क्षमता को क्या कहते हैं? चेतनता, क्योंकि सजीवों के अंदर चेतना होता है, चेतना। अगर आप कुत्ता के सामने पत्थर उठाइएगा तो कुत्ता भागेगा, उसके अंदर चेतना जागृत हो गई। चेतना उसको ये बताइए कि भागो नहीं तो तुम्हें कोई मारने वाला है। लेकिन अगर आप पेड़ पौधों के सामने पत्थर उठाइएगा तो पेड़ नहीं भागेंगे, पहाड़ के सामने पत्थर उठाइएगा तो पहाड़ नहीं भागेगा, क्योंकि उनके अंदर चेतना नहीं होती, उनके अंदर केवल होता है जड़। दोस्तों देखिए, जिस जीव के अंदर, जिस पदार्थ के अंदर चेतना नहीं होता, उसमें बिल्कुल भी अनुरक्षण की क्रियाएं नहीं देखी जाती। अनुरक्षण की क्रिया होता है, लेकिन जो विशेष प्रतिक्रिया है ना, जैसे कि उठना, बोलना, देखना, चलना, बाहरी जो प्रतिक्रिया है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर पेड़ की टहनी हिलती है, ऐसा नहीं कि पेड़ सजीव नहीं है, पेड़ सजीव है। ऐसा नहीं है कि पेड़ अनुरक्षण का कार्य नहीं करता, वो भी अनुरक्षण का कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि पेड़ को जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाता, उसे जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जो बाहरी प्रक्रियाएं एक जीवित प्राणियों को होता है, अर्थात जंतु वाले प्राणियों का होता है, वैसे दोस्तों प्रक्रियाएं आपको पेड़ पौधे में देखने को नहीं मिलेगा। जंतु जगत में आने वाले कुल जितने भी प्राणी होते हैं दोस्तों, वे क्या करते हैं कि वे दोस्तों दौड़ते हैं, वे बोलते हैं, वे चलते हैं, वे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि झूम सकते हैं, मतलब वो दहाड़ सकते हैं, शेर दहाड़ सकता है। ठीक है, इंसान बोल सकता है, इंसान देख सकता है, सुन सकता है। ये सब क्रिया बिल्कुल भी आप लोगों को पेड़ पौधे में देखने को नहीं मिलेगा। बात है समझ में? क्योंकि उनके अंदर चेतना नहीं होती। अगर आप पेड़ से अपना दुख सुनाइएगा तो वो आपके दुख को नहीं समझेगा। पेड़ के सामने अगर दोस्तों आप बात कीजिएगा तो आपके बातों का रिप्लाई वो नहीं देगा। बात है समझ में? पेड़ के जो टहनियाँ हिलते हैं वो बाबू हवा के माध्यम से हिलते हैं, लेकिन जो जीवों के अंग हिलते हैं वो खुद से हिलते हैं। जीव उनको खुद अपने से हिलाता है, क्योंकि उनके अंदर चेतना होती है। बताया समझ में? तो यहाँ पर चेतनता लेंगे। सजीवों में विशेष प्रतिक्रिया क्षमता को कहा जाता है चेतनता। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीवन का लक्षण नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 46 का। 46 का सही आंसर होगा अपघटन। अपघटन बिल्कुल भी जीवन का लक्षण नहीं है। जीवन का लक्षण गति करना, पोषण, श्वसन, ये तीनों हो सकता है, लेकिन अपघटन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 47 नंबर सवाल है, जीवन प्रक्रिया में श्वसन का कार्य क्या है? जीवन प्रक्रिया में श्वसन का कार्य है ऊर्जा की प्राप्ति। 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि श्वसन क्रिया के द्वारा ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रक्रिया में जीव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो सही आंसर होगा श्वसन। मैंने आप लोगों को भी बताया, श्वसन की प्रक्रिया में ही जीव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं एटीपी के रूप में। तो राइट आंसर 48 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। 49 नंबर सवाल में कहा गया है, पोषण की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की प्रक्रिया में दोस्तों भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन की। तो यहाँ पर 49 का जो सही आंसर होगा, भोजन, ऊर्जा, जल। पोषण की प्रक्रिया में दोस्तों इन तीनों की आवश्यकता होती है, जल की भी, भोजन की भी और ऊर्जा की भी। जल, ऊर्जा, भोजन, इन तीनों की ही आवश्यकता होती है, इसलिए 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
उत्सर्जन का कार्य क्या है बताइए। उत्सर्जन का कार्य है हमारे शरीर में बनने वाले वर्ज्य एवं अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। दोस्तों उपापचय क्रियाओं के द्वारा जब हमारे शरीर में वर्ज्य या अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो दोस्तों उनके निष्कासन के लिए ही कौन काम करते हैं, तो उनके निष्कासन के लिए ही उत्सर्जन तंत्र काम करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में बनने वाले वर्ज्य या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन का कार्य क्या होगा, उत्सर्जन का कार्य होगा बेकार या वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल है, वृद्धि किस रूप में होती है। तो दोस्तों वृद्धि कोशिकाओं की संख्या और आकार, वृद्धि किस रूप में होती है, तो वृद्धि कोशिकाओं की संख्या और आकार में वृद्धि के कारण होती है। ठीक है, अगर किसी जीव के अंदर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तो दोस्तों उस जीव के शरीर में भी वृद्धि होगा, उस जीव के शरीर में भी विकास होगा। बात आया समझ में। अगर किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो रहा है, नए नए कोशिकाएं निर्मित नहीं हो रही है, नए नए ऊतक का निर्माण नहीं हो रहा है, तो उस जीव के शरीर का बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाएगा, वो जीव बिल्कुल भी विकासशील की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों वृद्धि जो होता है वो होता है कोशिकाओं की संख्या और आकार में वृद्धि के फलस्वरूप है। तो 51 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी याद रखेंगे। 52 नंबर सवाल है, सजीवों की कौन सी विशेषता प्रजनन से जुड़ी होती है। बताइए, सजीवों की कौन सी विशेषता प्रजनन से जुड़ी होती है, तो स्वयं को पुनः उत्पन्न करना। ठीक है, स्वयं को पुनः उत्पन्न करने वाली क्रिया ही उनकी प्रजनन क्षमता से जुड़ी होती है। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी याद रखेंगे। 53 नंबर सवाल है बाबू, अनुकूलन का अर्थ है, अनुकूलन का अर्थ होता है वातावरण के अनुसार ढल जाना, वातावरण के अनुसार ढल जाने की क्रिया ही अनुकूलन कहलाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 53 का। अगला प्रश्न है 54 नंबर में दोस्तों, देखिए इसमें कहा गया है सजीवों में कौन सी प्रक्रिया के द्वारा संतुलन और नियंत्रण होता है। बताइए, तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है सजीवों में जिसके द्वारा संतुलन और नियंत्रण होता है, तो समन्वय, समन्वय के द्वारा। 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, जिसके बारे में आप लोगों को आगे पढ़ना है, नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर में पढ़ना है। बात आया समझ में। अगला प्रश्न है 55 नंबर में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता केवल सजीवों में होती है। बताइए, सजीवों में केवल कौन सी विशेषता होती है, तो समन्वय और प्रतिक्रिया का, समन्वय और प्रतिक्रिया की विशेषता केवल सजीव प्राणियों में ही होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 55 का। अगला जो प्रश्न है इसमें दोस्तों आप लोगों से कहा गया है पोषण किसे कहते हैं, तो शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन प्राप्त कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है, अर्थात न्यूट्रिशन कहलाता है। देखिए है ना, शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन प्राप्त कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पोषण के कारण ही हमारे शरीर को पोषक तत्व की प्राप्ति होती है और इसके आधार पर हमारे शरीर का विकास होता है। ठीक, चलिए 57 नंबर में आते हैं, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है किससे, तो दोस्तों पोषण की क्रिया से, पोषण की क्रिया से ही शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई जीव पोषण प्राप्त ना करे तो वो दोस्तों क्या हो सकता है, वो कमजोर हो सकता है, दुर्बल हो सकता है और एक समय ऐसा आएगा कि उसके शरीर के अंदर जो भी गतिविधि चल रही है, जो भी क्रियाएं संपादित हो रही हैं वो रुक जाएंगी और जीव अंत में मर जाएगा। ठीक है, 58 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है खाद्य पदार्थ शरीर को किन रूपों में चाहिए। बताइए, तो खाद्य पदार्थ शरीर को दोस्तों सरल एवं उपयोग योग्य रूप में चाहिए। ठीक है, हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाते जाते छोटे छोटे टुकड़ों में बाबू खंडित हो जाता है। तो 58 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। हम अगर हम कठोर पदार्थ को भी अपने मुख में डालते हैं तो कठोर पदार्थ होता है वो बिल्कुल भी हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता, बल्कि वो कठोर पदार्थ जैसे कि अमरूद हो गया, सेब हो गया, वो बाबू क्या होता है, वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है आपके मुख में ही। ठीक है, और उसका छोटा छोटा जो कण होता है वो कण ही आपकी ग्रस नली के माध्यम से होते हुए आमाशय तक पहुंचता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 59 नंबर सवाल है भोजन का मुख्य कार्य क्या है। भोजन का मुख्य कार्य है दोस्तों शरीर को ऊष्मा प्रदान करना।
59 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शरीर को ऊष्मा यानी कि ऊर्जा प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अरे भैया भोजन मिलेगा तभी तो हार्मोन बनेगा, भोजन मिलेगा तभी तो मजबूत शरीर बनेगा। तो दोस्तों मजबूत शरीर डायरेक्ट थोड़ी ना बन जाएगा, पहले बाबू भोजन का पाचन होगा, भोजन के पाचन से ऊर्जा की प्राप्ति होगी, उस ऊर्जा के प्राप्ति से ही हमारे शरीर में हमारे शरीर को शक्ति मिलेगा और हमारे शरीर में बाबू बहुत ही ज़्यादा बदलाव होगा। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि होगी, शारीरिक विकास होगा। अगला जो प्रश्न है 60 नंबर में, इसमें कहा गया है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बताइए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है किसको? सभी जीवों को, बूढ़ा हो, बच्चा हो, पेड़ पौधा हो, सभी जीवों को ही। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या आवश्यक है? शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए दोस्तों भोजन आवश्यक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 61 का, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है शरीर में मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों भोजन, भोजन के कारण ही हमारे शरीर में मरम्मत होता है। कहने का मतलब अगर हमारे शरीर का कोई अंग कट जाता है, कोई अंग अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो दोस्तों हम भोजन करते हैं, तो भोजन के कारण जो हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन से हमें जो पोषक तत्व मिलती है, उन पोषक तत्वों के कारण हमारे शरीर के कटे छटे जो भाग होते हैं वो भर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं जल्दी से। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। 63 नंबर सवाल में कहा गया है शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं के संचालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पोषक तत्वों की। शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं के संचालन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ना। 64 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए इसमें कहा गया है हार्मोन एवं एंजाइम्स बनाने के लिए शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों हार्मोन एवं एंजाइम्स का निर्माण करने के लिए शरीर को आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की। किसकी? पोषक तत्वों की। और ये पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? तो भोजन से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किसका निर्माण होता है? बताइए बाबू, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किसका निर्माण होता है? तो एंटीबॉडीज का, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जिसके कारण हमारा शरीर बिल्कुल भी रोगों से प्रभावित नहीं हो पाता। तो 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है? तो दोस्तों पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो होती है दोस्तों, वो होती है किस अंग में? तो पत्तियों में। ठीक है, पत्तियों में होती है। 66 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 68 नंबर के 67 हो गया, 66 था ना, 67 में आते हैं। देखिए 67 नंबर सवाल है, 67 नंबर सवाल में कहा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सामान्य रासायनिक समीकरण कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या चाहिए? तो जल, उसके बाद क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश, फिर क्या चाहिए? तो क्लोरोफिल, और उसके बाद दोस्तों जब अभिक्रिया होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या बनता है? तो दोस्तों बनता है ग्लूकोज। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला ना CO2H2O C6H12O6 और O2, ये आपका सही होगा, ये करेक्ट होगा। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा, यहाँ पर ये ले लीजिए, इसमें 6 है ना, संतुलित है, ऑलरेडी संतुलित है, देख लीजिए ये संतुलित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, हाइड्रोजन 12 गो तो 6 दूनी 12 गो, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को ले लीजिए। 68 नंबर सवाल में कहा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों हम श्वसन क्रिया के दौरान लेते हैं ऑक्सीजन गैस, और यही ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर के कोशिका में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि भोजन से कार्बन की प्राप्ति होती है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होता, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी दोस्तों बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता। तो इस गैस का क्या करना पड़ता है? इस गैस का निष्कासन करना पड़ता है। तो यहाँ पर उत्सर्जन गैस के रूप में जो गैस होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उत्सर्जन होता है? अरे भैया ये जीव के लिए होगा, जो जीव प्राणी होंगे ना, तो जीव प्राणी के लिए होगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए होगा ऑक्सीजन।
क्या होगा? ऑक्सीजन। 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग अपने उत्सर्जन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्सर्जन के रूप में ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करते हैं, ठीक है। जितना दोस्तों आवश्यक होता है, देखिए उन ऑक्सीजन गैस बनता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो भी ऑक्सीजन गैस बनता है उन्हें वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, पत्तियों के माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से। अगला प्रश्न है 69 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर, अरे सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा, ये भी है ना, ये भी है प्रकाशीय ऊर्जा, डायरेक्ट प्रकाशीय ऊर्जा ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम तो ये देखे ही नहीं, सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा याद रखेंगे। लेकिन अगर प्रश्न आएगा कि जीवों में भोजन के पाचन क्रिया में किस ऊर्जा का उपयोग होता है, तो आप लोग रासायनिक ऊर्जा याद रखेंगे। कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। 70 नंबर सवाल में कहा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ इनमें से कौन नहीं है? तो प्रोटीन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, ये सभी आवश्यक है। 71 नंबर सवाल में अगर आए तो कहा गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज के साथ कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत इजी सवाल है। 72 नंबर सवाल है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा पर्णमध्य कोशिकाओं में। किसमें? पर्णमध्य कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, आप सभी याद रखेंगे। 73 नंबर सवाल में आए तो कहा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस समय होती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन केवल और केवल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही करते हैं। जब तक सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों को मिलेगा तभी तक पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन करेंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य प्रकाश की रोशनी लुप्त हो जाएगी, सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा, तो दोस्तों उनके प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो अवरुद्ध हो जाएगी, बिल्कुल भी संपादित नहीं हो पाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो संपादन होगा वो हमेशा और हमेशा बाबू केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा ना, केवल प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन बात करें श्वसन की क्रिया का, तो श्वसन की क्रिया दोस्तों दिन दोपहर रात हर समय ही होता है, 24 घंटा ही होता है। जिस प्रकार से दोस्तों हर एक क्षण श्वसन की क्रिया जीवों में होता है, जंतुओं में होता है, ठीक है, इसी प्रकार से हर एक क्षण दोस्तों श्वसन की क्रिया पेड़ पौधों अर्थात पादप जगत के वृक्षों में होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 74 नंबर, इसमें कहा गया है आप लोगों से पत्तियों की किस संरचना में सबसे अधिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? तो सही आंसर बताइए। तो इसका पत्तियों की ऐसी वो कौन सी संरचना है जिसमें सबसे अधिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? तो 74 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा पर्णमध्य, यानी कि पत्तियों के मध्य में पाए जाते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है 75 नंबर, इसमें कहा गया है क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? आप सभी को पता है दोस्तों कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है पेड़ पौधों के पत्तियों को हरा रंग में परिवर्तित करना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, हाँ ये होगा करेक्ट है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बताया ना वो बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग ले लीजिएगा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दोस्तों पत्तियां ही प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है, इसलिए पत्तियों के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन होता है। तो यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 76 नंबर, इसमें कहा गया है वायु रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी जगह, ठीक है, सभी जगह, जड़ में भी, पत्तियों की बाहरी त्वचा में भी, तने के आंतरिक सतह पर भी, बाहरी सतह में
बीच में बिल्कुल भी ना। यहाँ पर जानते हैं 76 के लिए आप लोग ले लेना पतियों की बाहरी त्वचा में। वायु रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पतियों की बाहरी त्वचा में। जड़ में भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जड़ में नहीं पाया जाता है, पाया जाता है लेकिन बहुत ही दोस्तों छोटा छोटा। ठीक है, आप यही लेकर चलना, पतियों की बाहरी त्वचा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पतियां अपने रंध्रों के माध्यम से ही पेड़ पौधों के अंदर, पतियां दोस्तों अपने रंध्रों के माध्यम से ही जलवाष्प का निष्कासन करती है और जलवाष्प के रूप में ऑक्सीजन गैस का भी निष्कासन करती है वर्ज्य पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर सवाल है, वायु रंध्रों को नियंत्रित करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो रक्षक कोशिकाएं। क्या कहलाती है? रक्षक कोशिकाएं, यानी कि गार्ड कोशिकाएं। 77 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर वायु रंध्रों की सहायता से पौधे क्या करते हैं? वायु रंध्रों की सहायता से पौधे क्या करते हैं? तो दोस्तों वायु रंध्रों के माध्यम से जो पौधे होते हैं वो दोस्तों क्या करते हैं कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे, ऑक्सीजन गैसों का दोस्तों वो क्या करते हैं? प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो ग्रहण करते हैं। यहाँ पर 79 नंबर सवाल में कहा गया है, पत्ती की वह कोशिकीय परत जिसमें सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है क्या कहलाती है? ऊपरी एब्डीमर्स। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं, स्तंभवत मेसोफिल कोशिका, ये होगा जी। पत्ती की वह कोशिकीय परत जिसमें सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्या कहलाती है? तो बाबू स्तंभवत मेसोफिल कोशिकाएं यही होती है। पत्ती की यही बाबू कोशिकीय परत है जिसमें सर्वाधिक प्रकाशीय संश्लेषण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी याद रखेंगे। आपका लास्ट प्रश्न है, पत्तियों की संरचना में गार्ड कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों पत्तियों की संरचना में जो रक्षक कोशिकाएं हैं, जो गार्ड कोशिकाएं हैं, वो पाई जाती हैं वायु रंध्रों के दोनों ओर। वायु रंध्रों के दोनों ओर पाई जाती हैं। जब दोस्तों ऐसा लगता है कि पत्तियों के लिए जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उतना मिल चुका है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उतना मिल चुका है, तो दोस्तों जो गार्ड कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि रंध्रों को बंद कर लेती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से अंदर प्रवेश ना कर सके। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इन्हें गार्ड कोशिका यानी कि रक्षक कोशिका कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के जय प्रक्रम के पोषण वाले भाग से संबंधित टोटल 80 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपने हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, उनके उत्तर को भी आपने जाना होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।